क्या आप जानते हैं कि अमरूद को उष्ण प्रदेश का सेब भी कहते हैं? और हाँ, गरीबों का सेब भी। सभी सुनने वालों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहचान, इसका वैज्ञानिक नाम है पिसीडियम ग्वाज़ावा। जी, और ये मर्टेसी यानी मिर्टेसी कुल का पौधा है। मिर्टेसी कुल। इसमें और कौन से पौधे आते हैं, कुछ आइडिया? हाँ, ये काफी बड़ा कुल है। जैसे यूकेलिप्टिस है, लौंग है, वो सब इसी में आते हैं। तो इससे ना अमरूद के वानस्पतिक रिश्ते समझने में मदद मिलती है। अच्छा, और हमने शुरू में कहा था इसकी उत्पत्ति उष्ण अमेरिका या मैक्सिको में हुई थी। इस बात का क्या मतलब है खेती के लिहाज से? देखिए, उत्पत्ति स्थान जानना जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि पौधे को कैसी जलवायु चाहिए। उष्ण अमेरिकी या मैक्सिकन होने का मतलब है कि अमरूद को गर्म, थोड़ी नम जलवायु पसंद है। ये जानकारी सफल खेती के लिए बेसलाइन है मतलब। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं इसके गुणों पर। स्रोत कहता है कि अमरूद विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है, स्कर्वी जैसी बीमारियों से बचाता है। हाँ, विटामिन सी तो बहुत जरूरी है, हम सब जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से ही होती है। तो जाहिर है अमरूद इसमें फायदेमंद है। और सिर्फ विटामिन सी ही नहीं, इसमें पेक्टिन भी अच्छी मात्रा में है, करीब 1.5%। पेक्टिन, मैंने सुना है इसी वजह से अमरूद से जेली बहुत अच्छी बनती है। ये पेक्टिन करता क्या है? बिल्कुल सही सुना आपने। पेक्टिन एक तरह का फाइबर है जो फल की कोशिका भित्ति में मिलता है। जब इसे चीनी और सही तापमान पर पकाते हैं ना, तो ये जेल जैसा बना देता है, वही गाढ़ापन जो जेली में होता है। क्योंकि अमरूद में ये अच्छा खासा होता है, तो जेली बढ़िया बनती है। स्रोत में ये भी है कि इसका TSS 8 से 10 डिग्री ब्रिक्स होता है। TSS, ये क्या चीज है? 8 से 10 डिग्री ब्रिक्स अच्छा माना जाता है। TSS का मतलब है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, माने कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। इसे डिग्री ब्रिक्स में नापते हैं। ये असल में फल में शक्कर की मात्रा बताता है। 8 से 10 डिग्री ब्रिक्स अच्छा स्तर है, दिखाता है कि फल मीठा है और पक चुका है। क्वालिटी का एक पैमाना है ये। समझ गया। तो मतलब स्वाद भी और सेहत भी। अच्छा, अब जरा खेती की बात करें। स्रोत के हिसाब से 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए बेस्ट है। ये तो इसकी उत्पत्ति से जुड़ता है फिर। हाँ बिल्कुल, ये तापमान रेंज इसकी वो उष्ण कटिबंधीय प्रकृति को ही दिखाता है। सही तापमान पौधे की बढ़त के लिए, फूल आने के लिए, फल बनने के लिए, सबके लिए जरूरी है। इससे कम या ज्यादा हो तो उपज पर असर पड़ता है। और पौधों के बीच दूरी, वो 6 × 6 मीटर रखने को कहा गया है। ये तो काफी खुली जगह लग रही है। इतनी दूरी क्यों? हाँ, ये जरूरी है। देखिए, एक तो हर पौधे को पूरी धूप मिले, हवा मिले, मिट्टी से पोषण लेने की जगह मिले। दूसरा, जब पौधे दूर दूर होते हैं तो हवा अच्छे से आती जाती है, तो फंगस वाली बीमारियां कम लगती हैं। और तीसरा, बाग में काम करना आसान हो जाता है। निराई गुड़ाई, दवाई छिड़कना, फल तोड़ना, सब। और फल तोड़ने के बाद उन्हें 8-10% सी पर स्टोर करने की बात है। ये तो बेचने वालों के लिए जरूरी होगा। जी हाँ, ये तापमान फल की उम्र बढ़ाने के लिए है। तोड़ने के बाद भी फल सांस लेते रहते हैं, मतलब धीरे धीरे खराब होते हैं। कम तापमान जैसे 8-10% सी उनकी ये सांस लेने की रफ्तार धीमी कर देता है, तो फल ज्यादा दिन ताजा रहते हैं। इसे शेल्फ लाइफ बढ़ाना कहते हैं। एक और शब्द आया, प्रवर्धन। स्रोत कहता है कि अमरूद का प्रवर्धन स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग से होता है। ये स्टूलिंग क्या चीज है, जरा आसान भाषा में? स्टूलिंग या माउंड लेयरिंग पौधे बनाने का एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं, जो मुख्य पौधा है उसे जमीन के पास से काट देते हैं, तो नीचे से कई नई शाखाएं निकलती हैं। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उनके चारों तरफ मिट्टी चढ़ा देते हैं, इसीलिए माउंड कहते हैं। मिट्टी के संपर्क में रहने से उन शाखाओं के निचले हिस्से में जड़ें आ जाती हैं। फिर उन जड़ वाली शाखाओं को काटकर अलग पौधा बना लेते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या है? बीज से क्यों नहीं उगाते सीधा? स्टूलिंग या किसी भी वानस्पतिक तरीके जैसे ग्राफ्टिंग या कटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो नया पौधा बनता है वो बिल्कुल अपनी माँ जैसा होता है, आनुवांशिक रूप से। मतलब अगर माँ पौधे के फल अच्छे थे तो नए पौधे के भी वैसे ही होंगे। बीज से उगाने में अक्सर थोड़ा फर्क आ जाता है, क्वालिटी बदल सकती है। स्टूलिंग से अच्छी किस्म के गुण बनाए रखना आसान है। अरे वाह, ये तो पक्का तरीका हुआ क्वालिटी मेंटेन करने का। अच्छा, अब एक और बड़ी दिलचस्प चीज है, बहार नियंत्रण। स्रोत कहता है अमरूद में साल में 3 बार फल आते हैं, इन्हें बहार कहते हैं। कौन कौन सी हैं ये? हाँ, ये अमरूद की खास बात है। साल में 3 बार फूल और फल आने के चक्र होते हैं, इन्हें बहार कहते हैं। स्रोत में 3 मुख्य बहार बताई गई हैं। पहली है अम्बे बहार। इसमें फूल आते हैं फरवरी मार्च में और फल पकते हैं गर्मियों में, जून जुलाई में। दूसरी है मृग बहार।
इसमें फूल आते हैं बरसात में, जुलाई अगस्त में, और फल पकते हैं अक्टूबर नवंबर में। और तीसरी है हस्तबहार। इसके फूल अक्टूबर नवंबर में आते हैं और फल मिलते हैं फरवरी मार्च में। 3 अलग-अलग फसलें एक ही साल में। क्या इनमें से कोई एक ज्यादा जरूरी है किसानों के लिए, या कोई खास वजह है किसी एक को चुनने की? हाँ, यही बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। स्रोत के हिसाब से इन तीनों में मृग बहार को सबसे अच्छा माना जाता है। मृग बहार क्यों? इसकी मुख्य वजह है फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। मृग बहार के फल जब पकते हैं अक्टूबर नवंबर में, तब इस मक्खी का हमला बहुत कम होता है। ये मक्खी अमरूद की बहुत बड़ी दुश्मन है, अंदर से फल खराब कर देती है। ओहो, तो ये कीड़ों से बचने के लिए है। फिर बाकी 2 बहारों में क्या दिक्कत है, अंबे और हस्त में? अंबे बहार के फल पकते हैं गर्मियों में, जून जुलाई। उस समय फल मक्खी बहुत ज्यादा होती है, तो फल खराब होने का डर रहता है, दाम अच्छा नहीं मिलता। और हस्त बहार के फल आते हैं फरवरी मार्च में। स्रोत कहता है कि ये फल उतने मीठे नहीं होते, शायद ठंड की वजह से क्वालिटी थोड़ी कम रहती है। इसीलिए किसान अक्सर कोशिश करते हैं कि मृग बहार वाली फसल लें। फल भी अच्छा और कीड़े का नुकसान भी कम। ये दिखाता है कि किसान कैसे सोच समझकर फसल का टाइम चुनते हैं। ये तो वाकई में बहुत सोचा समझा मैनेजमेंट है। पर क्या किसान इन बहारों को कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब अगर कोई अंबे बहार नहीं चाहता तो? हाँ, कर सकते हैं। स्रोत बताता है कि अगर अंबे बहार के फूल या छोटे फल नहीं चाहिए, तो उन्हें गिराने के लिए NAA मतलब नैफ्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करते हैं 600 ppm पर, या फिर NAA 100 ppm के साथ 10% यूरिया का घोल मिलाकर छिड़कते हैं। NAA ये क्या करता है, कैसे गिराता है फूलों को? NAA एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, एक रसायन जो पौधे की बढ़वार को कंट्रोल करता है। जब इसे ज्यादा मात्रा में डालते हैं तो ये फूलों और छोटे फलों को झड़ने में मदद करता है। इसे थिनिंग कहते हैं। यूरिया इस काम को तेज कर सकता है और पत्तियों को थोड़ी नाइट्रोजन भी दे देता है। तो किसान अंबे बहार को इस तरह रोककर पौधे की सारी ताकत मृग बहार के लिए बचा लेते हैं। और स्रोत में कटाई छटाई मतलब प्रूनिंग का सही टाइम फरवरी मार्च बताया है। इसका भी बाहर से कोई कनेक्शन है क्या? बिल्कुल है। फरवरी मार्च में जब प्रूनिंग करते हैं तो पौधे में नई टहनियां, नई पत्तियां निकलती हैं। इन्हीं नई टहनियों पर आगे चलकर जुलाई अगस्त में मृग बहार के फूल आते हैं। तो प्रूनिंग से न सिर्फ पौधे का आकार ठीक रहता है, पुरानी बेकार टहनियां हट जाती हैं, बल्कि ये पौधे को सही टाइम पर फल देने के लिए तैयार भी करता है। ये सब एक पूरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये खेती की तकनीकें तो काफी एडवांस हैं। अच्छा, अब आते हैं किस्मों पर। स्रोत में बौने मूलवृंत मतलब ड्वार्फ रूट स्टॉक्स का जिक्र है, पूसा सृजन और चाइनीज गुआवा। मूलवृंत तो पौधे का निचला हिस्सा हुआ है ना। बौने मूलवृंत का क्या फायदा? हाँ, मूलवृंत यानी रूट स्टॉक पौधे का जड़ वाला सिस्टम और तने का निचला हिस्सा होता है, जिस पर अच्छी किस्म की कलम यानी सायन लगाई जाती है। बौने मूलवृंत का फायदा यह है कि इस पर लगा पौधा ज्यादा फैलता नहीं, पेड़ छोटा रहता है। इससे कई फायदे हैं। बाग में काम करना आसान होता है, स्प्रे करना, छंटाई, तोड़ाई, और सबसे बड़ा फायदा कम जगह में ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। इसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। तो प्रति एकड़ उपज बढ़ जाती है। अच्छा, अब कुछ मेन किस्मों के नाम लेते हैं। स्रोत में तो कई सारे हैं। हाँ, किस्में तो बहुत हैं। इन्हें कुछ ग्रुप्स में देख सकते हैं। जैसे? कुछ किस्में अपने गूदे के रंग के लिए फेमस हैं, जैसे हप्सी का गूदा लाल होता है, ललित और इलाहाबाद सुरखा का गुलाबी, और इलाहाबाद सफेदा तो बहुत ही मशहूर है, सफेद गूदे वाली। ये खूब उगाई जाती है। गुलाबी और लाल गूदे वाली तो दिखने में अच्छी लगती होंगी। और क्या खासियत है? हाँ, कुछ अपनी बनावट के लिए जानी जाती हैं, जैसे चित्तीदार किस्म है, उसकी स्किन पर लाल डॉट्स होते हैं। और एक बहुत स्पेशल है बेहट कोकोनट, ये बिना बीज वाली किस्म है। बिना बीज के? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है खाने में। हाँ बिल्कुल। और एक है अर्का मृदुला, इसके बीज बहुत नरम होते हैं। अच्छा, और क्या कोई किस्म किसी बीमारी से लड़ने में भी अच्छी है? हाँ, स्रोत में लखनऊ 49 का जिक्र है, जिसे सरदार भी कहते हैं, L49। ये किस्म ब्रॉन्जिंग नाम की एक समस्या के प्रति रेजिस्टेंट है, मतलब उस पर इस बीमारी का असर कम होता है। ये किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। फसल का नुकसान कम होता है, शायद दवाइयों का खर्चा भी बचता है। और क्या कोई ऐसी किस्में भी हैं जो एक से ज्यादा काम आती हों? जी हाँ, जैसे ललित किस्म, गुलाबी गूदे वाली तो है ही, ये डुअल पर्पस है, मतलब ताज़ा खाने के लिए भी अच्छी है और प्रोसेसिंग के लिए भी, जैसे जैम, जेली, जूस वगैरह बनाने के लिए। स्रोत में कुछ हाइब्रिड मतलब संकर किस्मों के नाम भी हैं।
अर्का अमूल्य, कोहीर सफेद, हिसार सुरखा, सफेद जाम, इनका क्या महत्व है? हाइब्रिड किस्में प्लांट ब्रीडिंग से तैयार की जाती हैं। 2 अलग किस्मों को क्रॉस कराते हैं जिनके अपने अपने अच्छे गुण होते हैं। कोशिश ये रहती है कि नई किस्में दोनों के अच्छे गुण आ जाएं। जैसे कोहीर सफेद है, वो कोहीर और इलाहाबाद सफेदा का क्रॉस है, और सफेद जाम वो इलाहाबाद सफेदा और कोहीर का क्रॉस है। ये लगातार सुधार का प्रोसेस है। और कुछ बौनी किस्मों का भी जिक्र था, जैसे मृदुला और अर्का मृदुला। इनका ताल्लुक शायद बौने मूल व्रंत से होगा। हाँ, ये किस्में खुद भी ज्यादा फैलती नहीं हैं, तो ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए और भी अच्छी हो जाती हैं, खासकर अगर इन्हें बौने रूट स्टॉक पर लगाया जाए। तो आप देख रहे हैं कितनी वैरायटी है, रंग, स्वाद, बीज हैं या नहीं, पेड़ का साइज, बीमारियों से लड़ने की ताकत, किस काम आएगी। ये तो सच में बहुत ज्यादा विविधता है। इसका मतलब किसान अपनी जरूरत के हिसाब से, बाजार के हिसाब से चुन सकता है। चाहिए या गुलाबी, बीज वाला या बिना बीज का, उगा क्यों रहा है, सिर्फ ताज़ा बेचना है या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को देना है, और उस इलाके की मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, कौन सी बीमारियां ज्यादा लगती हैं, ये सब देखकर ही किस्म चुनी जाती है। तो हमने आज अमरूद के बारे में काफी कुछ जाना। इसे गरीबों का सेब कहते हैं, पर ये विटामिन सी और पेक्टिन जैसे गुणों से भरपूर है। सेहत के लिए भी अच्छा, जेली के लिए भी। हमने स्टूलिंग जैसी प्रवर्धन विधि देखी और खेती के लिए जरूरी बहार नियंत्रण को समझा, जिसमें मृग बहार सबसे अच्छी है क्योंकि कीड़े कम लगते हैं और क्वालिटी अच्छी होती है। और फिर किस्मों की दुनिया देखी, लखनऊ 49 जैसी रोग प्रतिरोधी, बेहट कोकोनट जैसी बिना बीज की, ललित जैसी मल्टीपर्पस और अर्का मृदुला जैसी बौनी। इन सब बातों को अगर एक साथ देखें तो क्या निचोड़ निकलता है? निचोड़ यह है कि अमरूद सिर्फ एक साधारण फल नहीं है। ये पोषण के लिहाज से, खेती के लिहाज से और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इसकी अलग अलग माहौल में ढल जाने की क्षमता और इतनी सारी किस्में इसे भारत जैसे देश के लिए बहुत कीमती बनाती हैं। बहार नियंत्रण, सही प्रूनिंग, सही किस्म का चुनाव, ये सब वैज्ञानिक तरीके दिखाते हैं कि कैसे किसान प्रकृति के साथ मिलकर अच्छी फसल ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। ये हमारी खाद्य सुरक्षा और किसानों की रोजी रोटी दोनों के लिए जरूरी है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अमरूद इतना पौष्टिक है, खासकर विटामिन सी में रिच, और अलग अलग हालात में उग सकता है। तो क्या हम उन इलाकों में जहां कुपोषण एक बड़ी समस्या है, इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य सुधारने और खाद्य सुरक्षा के लिए और बेहतर ढंग से नहीं कर सकते? और दूसरा, ये जो बदलता मौसम है, क्लाइमेट चेंज, इसका अमरूद के इन नाजुक बहार चक्रों पर क्या असर पड़ सकता है और किसानों को इसके लिए कैसे तैयार होना होगा? ये कुछ बातें हैं सोचने के लिए।